नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के विधानसभा चुनाव का। जहां पर आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 16,500 पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली, इंटरव्यू डेट की भी कर दी गई है घोषणा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए साजिश में है पाकिस्तान, भेजे करोड़ों के नकली नोट, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनवरी में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव में भी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 16,500 पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली, इंटरव्यू डेट की भी घोषणा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सचिवालय में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बंगाल में प्राथमिक स्कूलों में 16,500 खाली पदों शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस संदर्भ में आज बुधवार को सरकार द्वारा ज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 10 से 17 जनवरी 2021 के बीच इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड आज बुधवार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसके लिए इंटरव्यू 10 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही जल्द से जल्द नियुक्ति पैनल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरी टीईटी परीक्षा 31 जनवरी को ऑफलाइन होगी। इसमें लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी पहल की है, लेकिन यह देखा गया है कि अपनी पसंद के जिले में संबंधित विषयों के शिक्षकों के लिए कोई रिक्तियां नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी रिक्तियां हैं, शिक्षकों को उनके जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 10,183 प्राथमिक शिक्षकों ने अपने जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। इनमें से 648 शिक्षकों को उनके गृह जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। गृह जिला स्थानांतरण के लिए 5,502 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,652 शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 4,594 आवेदन आए थे। इनमें से 4,490 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की साजिश में पाकिस्तान, भेजे करोड़ों के नकली नोट, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकियों के सप्लाई के बाद अब नकली नोटों के सप्लाई से भारत को उलझाने की गहरी साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने नकली नोट के बड़े खेप को भारत से सटे देशों नेपाल और बांग्लादेश में रखा है, जहां से उसे पश्चिम बंगाल चुनाव में खपाने की योजना बनाई गई है। खुफिया विभाग ने यह सूचना मिलने के बाद एसएसबी, बीएसएफ और बैंकों में अलर्ट कर दिया है। दरअसल अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। यह सूचना मिली कि चुनाव में खपाने के लिए तस्करों ने 500, 2,000 और 200 के करोड़ों नकली नोटों को डंप किया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय, आरबीआई, खुफिया और सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में तस्करों ने पैसों को जमा करना शुरू कर दिया है। यह पहली बार नहीं है कि भारत में नकली नोटों के सप्लाई की साजिश का पर्दाफाश हुआ हो। दरअसल पहले भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता आया है। भारत में नोटबंदी लागू होने के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान के तस्करों ने नकली नोटों को भारत के बाजार में उतार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनवरी में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं राहुल प्रियंका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया है। बंगाल कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी जितिन प्रसाद लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मची खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जनवरी में बंगाल चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। बंगाल में राहुल गांधी और प्रियंका के बंगाल सफर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि औपचारिक रूप से अभी दौरे की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जिला दौरा तेज कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी विभिन्न जिलों में जाकर सभा और मीटिंग कर रहे हैं। अपनी मीटिंग में टीएमसी के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस नेताओं ने अपनी मुलाकात बढ़ा दी है। कभी मुर्शिदाबाद और मालदह कांग्रेस गढ़ माना जाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद और मालदह में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने फुरफुरा शरीफ
शरीफ जाकर अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की थी। बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार बुधवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा का कोलकाता के रामलीला मैदान में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इस कन्वेंशन में पंजाब के पूर्व विधायक व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और AICC के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन नदीम जावेद भी उपस्थित रहेंगे। बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक जितिन प्रसाद के भी उपस्थित रहने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानों को मिलने वाला डीजल अनुदान बंद। जी हां दोस्तों, देश में जारी कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच ही बिहार सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों के मिलने वाला डीजल अनुदान योजना को बंद कर दिया गया है। 1 दशक पुरानी योजना को बंद करने का कारण कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिसंबर को पहले हफ्ते में बताया था। उन्होंने कहा था कि अब बिजली की उपलब्धता हर गाँव में हो गई है, साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब डीजल अनुदान की जरूरत नहीं है। बता दें कि खरीफ में भी किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिला था। किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान दिया जा रहा था। डीजल अनुदान योजना के तहत सरकार किसान को फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए अनुदान राशि प्रदान करती आ रही थी। योजना के तहत बिहार के सभी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा था। लाभुकों की बात की जाए तो बीते वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। हालांकि यह संख्या आवेदकों की आधी ही थी। इससे पहले 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीजल अनुदान गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा मंत्री ने कबूला बिहार में उच्च शिक्षा का है बुरा हाल, कहा नामांकन भी हो रहा कम। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा की बेहतर स्थिति न होने की बात कबूली है। पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 15 सालों में बेहतर काम जरूर हुए हैं, लेकिन काफी कुछ किया जाना बाकी है। अशोक चौधरी ने साफ तौर से कहा कि बिहार में शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा की स्थिति अभी बेहतर नहीं है। उच्च शिक्षा में नामांकन 15% तक है, जिसे 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं इस मकसद से नहीं कि पढ़ाई हो, बल्कि इस मकसद से कि किस तरह से कमाई की जाए। अशोक चौधरी के मुताबिक आज से 15 साल पहले शिक्षा जगत की क्या स्थिति थी। बिहार में अब भी हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। सिर्फ 15% तक हर साल नामांकन होता और हमारा लक्ष्य इसे 25% तक पहुंचाना है। पहले शिक्षण संस्थान छात्रों के कल्याण के मकसद से खोले जाते थे, आज इसका लक्ष्य कमाई हो गया है। दरअसल पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज कैंपस के मल्टी स्टोरी और मल्टीपर्पस बिल्डिंग का शिलान्यास समारोह था और इसी शिलान्यास समारोह में अशोक चौधरी अपनी बात कह रहे थे। अनुग्रह नारायण कॉलेज कैंपस में 10 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी और मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाने की घोषणा 3 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, जिसका आज शिलान्यास किया गया। इसी बीच अनुग्रह नारायण कॉलेज में 18 जून को एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी बुलाए जाने की योजना है। आज इसकी घोषणा कॉलेज के प्रिंसिपल SP शाही ने की। समारोह में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर गुलाब चंद राम जायसवाल भी मौजूद थे। प्रिंसिपल SP शाही ने कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई भी शुरू कराने की गुजारिश की है। बिहार में शिक्षा विभाग की हालत को लेकर जो बात पहले दबी जुबान से कही जा रही थी, उसे आज शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सवाल ये है कि जिस राज्य में सिर्फ शिक्षा पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हों, वहां उसकी बदहाली के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, दर्जनों हुए चोटिल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ राजभवन मार्च कर रही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव समेत अन्य समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को चोटें आई। अनिश्चितकालीन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी बाईपास से राजभवन कूच करने से पहले ही पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने पहले वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को खत्म करने का प्रयास किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे पप्पू यादव ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना सभी नागरिकों का मूल अधिकार है। आज प्रशासन हमें अपने मूल अधिकार से वंचित कर रहा है। आज देश का अन्नदाता खतरे में है। हम किसी तानाशाह के रोकने से नहीं रुकेंगे। हम यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। मैं इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूं। जनता इस पुलिसिया कार्रवाई का जवाब अवश्य देगी। जाप किसानों के समर्थन में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। मंगलवार धरने का 7वां दिन था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या भाजपा नेता अपने पद छोड़ेंगे अगर पार्टी बंगाल में 200 सीटें नहीं जीत पाई?
प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाने का दावा करने के एक दिन बाद मंगलवार को चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी नेताओं को सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने की चुनौती दी कि यदि पार्टी 200 सीटें नहीं जीत पाई तो वे अपने पद छोड़ देंगे। किशोर ने अपना आकलन दोहराते हुए पीटीआई भाषा से कहा, भाजपा को दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसे पश्चिम बंगाल में 100 से कम सीटें मिलेंगी। अगर उन्हें इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भगवा दल उनके बताए गए अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करता है तो भी वह अपना काम छोड़ देंगे। किशोर ने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था और इस बार वह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं ताकि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को मजबूती प्रदान कर सके। चुनाव रणनीतिकार ने सोमवार को ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल में सीटें जीतने के मामले में भाजपा दहाई की संख्या पार नहीं कर पाएगी। इसके बाद ट्विटर पर भाजपा नेताओं के साथ उनकी जुबानी जंग शुरू हो गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में 24 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलेगी कांग्रेस, सौंपेगी 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले कृषि विरोधी कानून बनाकर किसानों को दर्द दिया और अब उसके मंत्री अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा, कृषि विरोधी कानूनों को लेकर चल रहे सतत विरोध को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। इन कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में करीब 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं। वेणुगोपाल ने बताया कि 24 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इन हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे और तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया, भीषण सर्दी के बीच किसान 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 44 किसानों की जान जा चुकी है। अहंकारी मोदी सरकार ने पहले किसानों को दर्द दिया और अब उसके मंत्री किसानों का अपमान भी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ब्रिटिश सांसदों को पत्र लिखकर कहा, बोरिस जॉनसन को भारत आने से रोक दे। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 27 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों ने अब नया कदम उठाया है। बता दें, 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मेहमान बनकर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की सिंगू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता कुलवंत सिंह संधू बताया कि हम ब्रिटिश सांसदों को लिख रहे हैं कि वे यूके के पीएम को भारत आने से तब तक रोकें जब तक कि किसानों की मांगे भारत सरकार से पूरी नहीं हो जाती। इसके पहले उन्होंने बताया था कि आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया जाएगा। बता दें, किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इन कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। लेकिन कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार है। तो वहीं अब सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी किसानों ने सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि किसान आंदोलन की वजह से चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए उन्हें वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की तेजस्वी ने की भविष्यवाणी, कार्यकर्ताओं से तैयारी को कहा। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश में मध्यावधि चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा कि यह चुनाव कभी भी 2021 में भी हो सकते हैं। तेजस्वी ने आज यहां हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों और राजद पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। बैठक में जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है उनके कारणों की समीक्षा की गई। राजद के सूत्रों ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सत्ता पक्ष के खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सरकार कभी भी गिर सकती है और 2021 में चुनाव हो सकते हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यह ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर चुनाव निर्धारित समय से पहले हो जाएं। पिछले महीने संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन उसके नेतृत्व वाला 5 दलों का विपक्षी महागठबंधन 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में विफल रहा था। बिहार में सत्तारूढ़ राजग ने इस चुनाव में बहुमत हासिल किया और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी पार्टी के खाते में महज 43 सीटें आईं, जबकि भाजपा ने 74 सीटें जीती। वहीं राजग में शामिल 2 छोटे दलों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम
मोर्चा और मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के बाद तेजस्वी बिहार के दूसरे प्रमुख राजनेता हैं, जिन्होंने मध्यावधि चुनावों की भविष्यवाणी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद चिराग ने 28 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे एक पत्र में प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताते हुए उनसे अभी से इसकी तैयारियों में लग जाने को कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मकर संक्रांति के बाद बड़ा आंदोलन करेगी लालू की पार्टी, जाने किसान बिल को लेकर तेजस्वी यादव का प्लान। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मकर संक्रांति के बाद बड़ा आंदोलन करेगी। सोमवार को पटना में आयोजित बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी मकर संक्रांति के बाद पूरे राज्य में एक साथ बड़ा आंदोलन करेगी। तेजस्वी यादव सोमवार को पटना में पार्टी के विधायकों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जहां लोगों से फीडबैक लिया, तो वहीं उन्होंने कृषि कानून को लेकर भी अपनी मंशा साफ कर दी। तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि ठंड कम होने और मकर संक्रांति के बाद किसानों के लिए राजद का बड़ा आंदोलन होगा। यह आंदोलन जिलावार किया जाएगा, जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। हमें कृषि सुधार कानून को समझना होगा, क्योंकि जब हम ही इस कानून को नहीं समझेंगे तब लोगों को क्या समझाएंगे। एमएसपी क्या है, कानून में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, उसे पढ़ना होगा और आम आवाम को बताना होगा, क्योंकि जब हम ही इस कानून को नहीं समझ पाएंगे तो आम लोगों को हम क्या समझाएंगे। किसान सुधार कानून को समझाइए, पढ़िए और फिर लोगों को बताइए। आज जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, उससे पहले तो नीतीश जी लाए थे। राजद ने उस समय भी विरोध किया था। हम लोगों को किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को मजबूत करना है। हम मकर संक्रांति के बाद जिलावार आंदोलन करेंगे। चुनाव के लिए अपने पार्टी नेताओं को तैयार रहने का निर्देश देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि 2020 का चुनाव खत्म तो अभी चुनाव नहीं होगा, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि 2021 में भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और अभी से ही वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने इस चुनाव में भीतरघात किया है। हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी तो सबका भला होगा। आपसी मतभेद और मनभेद मिटा पार्टी हित में ईमानदारी से काम करें। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।